बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी कहानी का नाम है दौड़। पार्क में मामूल के मुताबिक रश था। वो दोनों पार्क के पुरस्कून गोशे में बैठी भुट्टा खा रही थी। ये इस इलाके का लेडीज़ पार्क था, जहाँ शाम के वक्त ख़वातीन और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है। दोनों के घर का पार्क के पास ही थे, इसीलिए दोनों अक्सर मिलने के लिए यहाँ आ जाती थी। यमुना और फ़ाखरा ने इंटरमीडियम में आला नंबरों से कामयाबी हासिल कर ली थी। अब आगे दाखिला लेने का फ़ैसला करना था। दोनों स्कूल के ज़माने से एक साथ पढ़ रही थी। दोनों घरों में 2 गलियों का फासला था। दोनों की दोस्ती की वजह से उनकी फैमिलीज़ भी एक दूसरे को जानने लगी थी। तुमने आगे क्या सोचा है? यमुना ने फ़ाखरा से सवाल किया। तुम जानती तो हो मुझे हमेशा से अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का शौक़ था। फ़ाखरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मगर वो शहर की सबसे महंगी यूनिवर्सिटी है। यमुना ने उदासी से कहा, तो क्या महंगे अदारों में पढ़ना हमारा हक़ नहीं? फ़ाखरा ने मुँह बनाकर कहा। फ़ाखरा, हक़ या ना हक़ की बात नहीं, बात तो अपने अपने हालात की होती है। यमुना ने समझदारी से कहा, हालात तो जाने कब बदलेंगे, क्या हम अपनी ख्वाहिशें मारते रहेंगे? फ़ाखरा ने ज़िद्दीपन से कहा। फ़ाखरा, हम 5 बहन भाई हैं, मेरा नंबर दूसरा है। मुझसे बड़ी बहन ने गवर्नमेंट के अदारों में तालीम हासिल की है, जबकि तुम जानती वो कितनी ज़हीन और काबिल है, मगर अम्मी अब्बू के ऐसे हालात ही नहीं थे कि हमें महंगे अदारों में पढ़ाती। यमुना ने संजीदगी से कहा, मेरा भी ऐसा ही मामला है। आमदन नहायत ही महदूद है और हम 6 बहन भाई हैं। मैं इन सबसे बड़ी हूँ, बाकी सब तो हम स्कूलों में पढ़ रहे हैं। फ़ाखरा ने कहा, यह भी शुक्र है महंगाई और मुश्किल हालात में हमारे वालिदैन हमें तालीम दिलवा रहे हैं। बड़ी बहनों ने आम अदारों से पढ़कर आला तालीम हासिल की है, इसलिए मैंने भी सोचा है कि वालिदैन को मज़ीद परेशान करने की बजाय गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में दाखिला ले लूँ। यमुना ने सोचते हुए कहा, पागल हो गई तुम, इतनी ज़हीन और लायक लड़की हो, तुम्हें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, हम दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे। फ़ाखरा ने यमुना को समझाया, मगर यमुना ने नफ़ी में सर हिला दिया। मैं जानती हूँ मेरे वहाँ दाखिला लेने से बाकी बहन भाइयों का हक़ मारा जाएगा, मैं ये नहीं कर सकती। यमुना ने संजीदगी से कहा, मगर फ़ाखरा तो जैसे ज़िद पर अड़ गई। यमुना ने पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में PS ऑनर में दाखिला ले लिया, जबकि फ़ाखरा अपने वालिदैन के साथ मुख्तलिफ़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के चक्कर लगाने लगी। जब यमुना ने एक सेमेस्टर मुकम्मल कर दिया, तब मुख्तलिफ़ सिफारिशों और उसके अच्छे नंबरों की बिना पर बामुश्किल फ़ाखरा को दाखिला शहर की मशहूर यूनिवर्सिटी में हो गया। फ़ाखरा खुशी से हवाओं में उड़ने लगी। मिडिल क्लास लड़की के लिए इतने महंगे और बड़े अदारे में पढ़ना हसीन ख्वाब था। फ़ाखरा, अब ये क्या है? सैमा, जो अभी ही सब खर्चों से फारग होकर सुकून से सांस भी नहीं ले पाई थी, फ़ाखरा की नई फरमाइश सुनकर तप गई। उफ़ अम्मी, अब मैं क्या करूँ? अगर वहाँ ऑनलाइन क्लासेस और नोट्स का सिलसिला चलता है, मेरे लिए इंटरनेट कनेक्शन और लैपटॉप बहुत ज़रूरी है। फ़ाखरा ने फ़िक्रमंदी से कहा। सैमा गहरी सांस लेकर रह गई। फ़ाखरा, तुम्हारा दाखिला जिस तरह करवाया है तुम भी जानती हो, तुम्हारे अब्बू भी पहले ही इस हक़ में नहीं थे कि तुम्हें इतने महंगे अदारे में पढ़ने के लिए भेजें। इनकी जेब इसकी इजाज़त नहीं देती, मगर तुम्हारे आंसू और ज़िद देखकर वो मान गए। तुम्हारा दाखिला भी कितनी मुश्किल से हुआ है। कुछ सिफारिश, कुछ तुम्हारे नंबर मेरिट पर आए थे। अभी हमने इनसे फ़ीस भी आधी से कम करवाई है, जिसमें आधी जमा करवा चुके हैं, बाकी सेमेस्टर के ख़त्म होने तक करवानी है। मुझे बताओ मैं सब कैसे करूं? सैमा ने झिंझलाकर कहा। फ़ाखरा के दाखिले और उसके बाद होने वाली छोटी छोटी तैयारियां और उसके खर्चे में वो अपनी कमेटी के पैसे लगा चुकी थी, इसलिए इसके बाकी बच्चे भी स्कूल जाते थे। वो सिर्फ़ एक बच्चे को इतना महंगा नहीं पढ़ा सकती थी, मगर ये बात फ़ाखरा की समझ में नहीं आ रही थी। अम्मी, पहले भी इतनी मुश्किल से मेरा दाखिला हुआ है और आप एतराज़ कर रही हैं। अब आप ख़ुद ही बताएं, पूरे ख़ानदान में कोई भी लड़की इतने महंगे और मशहूर अदारे में पढ़ी हैं? फ़ाखरा ने गरूर से कहा, हाँ, ये तो है, सारा ख़ानदान जल गया। तुम्हारी पुप्पो ने तो बहुत तंज़ की हैं, इसका दाखिला कैसे हो गया? सैमा ने मुस्कुराते हुए कहा, सारी ज़िंदगी ससुराल से पीछे रहने वाली औरत की ज़िंदगी में पहली बार किसी चीज़ पर उतराने का मौका मिला था। उनकी बेटी तो हमसे कॉलेज में जाती है। फ़ाखरा ने तंज़ी अंदाज में कहा। तो और क्या? सैमा ने ताकीद की।
फिर आप अब्बू से बात करें, मुझे लैपटॉप ले दें। फ़ाखरा ने जल्दी से कहा। सैमा ने सर हिला दिया। सैमा का शौहर नासिर एक कंपनी में जॉब करता था। उसकी तनख्वाह बस इतनी थी कि इज़्ज़त के साथ गुजारा हो जाए। अच्छा कुछ करते हैं, सैमा ने सोचते हुए कहा। सैमा ने नासिर से बात की, जिसने अपने किसी दोस्त से बात करके फ़ाखरा के लिए सेकंड हैंड सस्ता लैपटॉप ले लिया। फ़ाखरा का ये मसला भी हल हुआ, मगर अभी इश्क के और इम्तिहान भी हैं। यमुना और फ़ाखरा का रब्ता पहले की निस्बत बहुत कम होकर रह गया। यमुना अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ थी और फ़ाखरा अपनी। यमुना और फ़ाखरा दोनों बेहतरीन दोस्तें तो थी, मगर दोनों में मुकाबला भी कांटे का होता था, क्योंकि वह दोनों ही को पढ़ने का शौक़ था। दोनों ही नोट्स बनाने से लेकर हर चीज़ में एक दूसरे की मदद करती थी, एक दूसरे की रहनुमाई करती थी। उन्होंने FA में बहुत अच्छे नंबर लिए थे, इसलिए इनका दाखिला बहुत से अदारों पे मेरिट पर हो रहा था। मगर असल मसला महंगी फ़ीसों का था। इसलिए यमुना ने अपनी हैसियत और चादर के मुताबिक करीबी अदारे में दाखिला ले लिया, जहाँ उसने बहुत से अच्छे दोस्त और बेहतरीन उस्ताद मिले। यमुना को कॉलेज में आने जाने में भी ज़्यादा मसला नहीं होता था। अक्सर बाइक पर भाई या बाप छोड़ आता था, या वो पैदल अपनी दोस्तों के साथ चले जाती थी। फ़ाखरा का मशहूर तलीमी अदारा शहर के पोश इलाके में था, जो इसके घर से बहुत दूर था, जहाँ आने और जाने में अच्छा वक्त लग जाता था। अगर वैन वगैरह लगवाती तो इस महीने के हिसाब से एक माकूल रकम देनी पड़ती, जिसमें उसके बाकी बहन भाइयों की फ़ीस निकल आती थी। फ़ाखरा को यूनिवर्सिटी छोड़ने की जिम्मेदारी उसके बाप ने ले ली, जो अपने मुकर्रर वक्त से काफ़ी पहले निकलता। पहले फ़ाखरा को ड्रॉप करता, फिर खुद ऑफिस जाता। बाइक पर बैठकर इतने दूर तक जाना फ़ाखरा के लिए हरगिज़ खुशगवार तजर्बा साबित नहीं हुआ। ये तो मामूली मसले थे। असल मसला फ़ाखरा का यहाँ के माहौल से था। ये यूनिवर्सिटी ख़वातीन की थी, इसलिए यहाँ इन्हें काफ़ी आज़ादी मिली थी। यहाँ का माहौल फ़ाखरा की सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ था। तकरीबन बहुत सी लड़कियाँ पोश इलाके से आती थी। वो ज़्यादातर खुद गाड़ी ड्राइव करती। उनके अंदाज़, उनके नखरे, उनके कपड़े, हाथ में पकड़े मोबाइल से लेकर हर चीज़ बहुत अलग थी। फ़ाखरा जितना भी कोशिश कर लेती, वो इन चीज़ों में उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। किस्मत के यूनिवर्सिटी BS ऑनर का यूनिफॉर्म भी नहीं था, बल्कि सब मुख्तलिफ लिबासों में आती थी। फ़ाखरा के लिए ये बहुत बड़ा मसला बन गया था। मामूली ही सही, मगर आज के फैशन के मुताबिक कपड़े तो चाहिए थे। इसीलिए ज़िद करके अपने लिए शॉपिंग की, मगर खर्चे थे कि निकलते ही आ रहे थे। कभी कॉलेज में किसी चीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी, कभी किसी चीज़ के लिए। फ़ाखरा जिसे ख्वाब यहाँ से आला डिग्री हासिल करना था, वो बुरी तरह एहसास कमतरी का शिकार होने लगी। वो जाने अनजाने में दूसरी लड़कियों से अपना मुवाजना करने लगी। सिर्फ एक या दो लड़कियों से दोस्ती हुई थी जो अमीर थी, मगर उनमें नखरा नहीं था। फ़ाखरा अक्सर उनसे सुंदी क्लास की लड़कियाँ छुट्टियाँ गुजारने के लिए मुल्क के किस इलाके की बजाय बैरून मुल्क तफरी मकामात का जिक्र करती हैं। इनके पास ऐसी बहुत सी तस्वीरें और यादें थी। वह कहाँ छुट्टियाँ गुजार चुकी हैं। वो सब इतने अलग अलग मुल्कों के नाम लेती कि फ़ाखरा ने पहली बार ही सुने थे। फ़ाखरा की शख्सियत यहाँ आकर खिलने की बजाय मुरझा रही थी, क्योंकि उसे जिस माहौल का इंतखाब किया था वो उसे मौक़िफ़ नहीं आ रहा था। फ़ाखरा के लिए इतने बड़े तलीमी अदारे से पढ़ना गले की हड्डी बन चुका था, जिसे वह निगल रही थी न उगल रही थी। पहले की तरह यकसोई से अपनी तालीम पर तवज्जो नहीं दे पा रही थी। यहाँ उसे सिर्फ पढ़ने की फ़िक्र थी। अब रोज़ यूनिवर्सिटी जाना, वापस आना, वहाँ के अखराजात और माहौल को मद्देनज़र रखकर चलना। फ़ाखरा इस दौर में अब थकने लगी थी, मगर वो ये बात अपनी वालिदैन से नहीं कह सकी, जो पहले ही उसकी फ़ीस लेकर परेशान रहते थे। इनकी परेशानी देखकर फ़ाखरा को परेशानी हो जाती, भी बेचैन रहती थी। उसे आसपास रहने वालों को भी बेचैन रखती थी। फ़ाखरा एक सेमेस्टर देर से दाखिल हुई थी, इसीलिए उस पर काम का लोड भी ज़्यादा था। इसे हर चीज़ को बैलेंस करना था। फ़ाखरा की तवज्जो अपने पढ़ाई पर से हट गई थी। उसका ज़हन दूसरे मसाइल में उलझा रहता। मुसलसल परेशान रहने से ज़हनी तौर पर थकी और बीमार रहने लगी। इसका ज़हनी दबाव बहुत बढ़ गया था। उसे हर चीज़ के लिए अपने घर वालों से एक लंबी बहस करना पड़ती। उसे समझाना पड़ता, यह ज़रूरी काम है, इसे इतने पैसे चाहिए, तब जाकर मसला हल होता।
आखिरी सेमेस्टर की फ़ीस जमा करवाना उसके लिए अज़ाब बन गया था। हर पल ऐसा लगता है जैसे वो मुकर्रर वक्त पर फ़ीस जमा नहीं करवा सकेगी, उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। मगर उसके बाप ने अपने किसी दोस्त से उधार लेकर उसकी फ़ीस जमा करवा दी। फ़ाखरा ने सुक्का सांस लिया, मगर अब उसके पास इम्तिहान की तैयारी के लिए बहुत कम वक्त बचा था। फाइनल रिज़ल्ट आया तो सब हैरान आ गए। यमुना की पोजीशन टॉप 5 में थी, जबकि फ़ाखरा बुरी तरह फेल हो गई थी। फ़ाखरा का रिज़ल्ट उसके वालिदैन पर बिजली बनकर गिरा। साइमा और नासरा को उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। फ़ाखरा बुरी तरह रो रही थी। नासर और साइमा ने उसे जितना डांटना था डांट लिया, मगर उसे सब की वजह से हुए नुकसान पूरा नहीं कर सकते थे। तुमने पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दी, साइमा ने गुस्से से कहा। कैसे देती? इसकी तवज्जो मसले मसाइल की तरफ जो थी, जो ये चाहिए थे। कभी ये चाहिए था, कभी वो अपनी चादर से बाहर पाँव फैलाने का नतीजा देख लिया था। तुम माँ बेटी ने, नासर ने अफसोस से कहा। वो क्या बड़े ख्वाब देखना गलत बात है? फ़ाखरा ने रोते हुए कहा। नहीं, छलांग लगाकर कोई भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। अब ये सोचते हैं वो हमेशा मुंह के बल गिरते हैं, नासर ने संजीदगी से कहा। अब ये बात पहले भी समझा सकते थे, साइमा ने तंज़िया अंदाज में कहा। समझाया उसे जाता है जो समझना चाहे, मगर इसे फ़ाखरा को मना करना था। ये समझती थी इसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मेरा भी दिल करता है मैं अपने तमाम बच्चों को बेहतरीन और आला अदारों में पढ़ाऊँ, मगर ऊंचा और बड़ा नाम अदारे की साख नहीं, वहाँ से निकलने वाले कामयाब तलबा व तलबात उसकी पहचान होते हैं। अब यमुना बेटी को देख लो, जिसने इस अदारे से पढ़ी उसे कामयाबी नहीं मिली। फ़ाखरा बेटी, ज़िंदगी में हमेशा फोकस अपने मकसद पर रखो। मंज़िल पर पहुंचने के लिए राह को मुश्किलों से लड़ना पड़ता है, इसे सहना पड़ता है, मगर आपकी राह की खूबसूरती या बदसूरती के रोते ही रह गए। अब क्या अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं सकते? जैसे तुम्हारे साथ हुआ है। अगर तुम्हारा दाखिला मनपसंद कॉलेज में हुआ था तो तुम्हें अपना फोकस पढ़ाई पर रखना चाहिए, बजाय इसके कि तुम दूसरों से अपना मुआवजा ना करती। दिमाग की एनर्जी का रुख उस तरफ मोड़ोगी जो उस तरफ दौड़ेगा। अफसोस इस बात पर बनता है कि अगर तुम दौड़ गलत सिमत में लग जाए तो जैसे तुम्हारे साथ हुआ है, तुमने अपना आला और ज़हीन दिमाग की एनर्जी गलत दौड़ में लगा दी, जिसका नतीजा तुम्हारे सामने है। नासर ने अफसोस से कहा, उठकर कमरे से चला गया। फ़ाखरा और साइमा एक दूसरे से नज़रें चुरा कर बैठी रही। कुछ सच भी मकनातीस की तरह होते हैं जो हमसे चिपक जाते हैं, हम झटकते हैं, मगर वो उसी तेज़ रफ्तारी से हमारी तरफ पलटते हैं, क्योंकि वह हमारे ज़ात का सच होता है। आपको ये हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? आप कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।